नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक्सिस बैंक के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स भी आ रहा था कि सर एक्सिस बैंक के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक का अगर फॉलिंग के बारे में बात करूँ, तो ओवरऑल चार्ट देखें तो टॉप से लेकर अगर मैं बॉटम तक देखूँ, तो कितना करेक्शन हुआ? चलो एक बार मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं टॉप से लेकर बॉटम तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास करेक्शन हो चुके थे। और इस 30% करेक्शन के ही मुझे एक अपॉर्च्युनिटी देखने को मिला, जो अपॉर्च्युनिटी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि हाँ, मैंने खुद रिस्क लिया और ये रिस्क मेरा है। प्लीज़ आप किसी भी काम करने से पहले एक बार आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसको डेप्थ जानना ज़रूरी है। देखिए, मैं इंतज़ार कर रहा था इतने दिनों से कि कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट क्या आ रहा है। देखिए, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का दिसंबर का रिजल्ट आ चुके हैं और रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी लास्ट 3 मतलब ईयर्स में जो दिसंबर का रिजल्ट पब्लिश किया, वो इस बार ज़्यादा रिजल्ट पब्लिश हुआ, मतलब ज़्यादा रेवेन्यूज़ ग्रोथ हुए। जो 22,800 से लेकर 28,000 बने थे, अभी इस बार 32,000 बने। मतलब इस बार हाईएस्टली कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ। देखिए, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अगर कंपनी इंटरेस्ट और साथ ही साथ एक्सपेंस को कम ना करे, तो देखिए कंपनी की इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ा, 15,000 से 18,000 करोड़ के आसपास, और एक्सपेंस भी 10,500 से 11,900 तक एक्सपेंस भी देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी इसके ऊपर जो नेट प्रॉफिट है, वो 6,200 से लेकर 6,500 बने, उसके बाद 6,700 बने। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटजीज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो हुआ, मगर पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो इसको कहा जाता है एस्टीमेट मिसिंग। तो हमेशा किसी चीज़, कोई भी बिज़नेस का शुरू होने से पहले, कोई भी क्वार्टर शुरू होने से पहले हमेशा एक एस्टीमेट किया जाता है कि मुझे इस बार 1000 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ था, नेक्स्ट क्वार्टर में मैं 1200 करोड़ का प्रॉफ़िट करूँगा। तो इस तरीके से एक एस्टीमेट किया जाता है। उस एस्टीमेट अगर मान के चलिए मैं टारगेट रखा था 1200 करोड़ और मेरा प्रॉफिट हुआ 900 करोड़। तो जो मेरा एस्टीमेट था वो तो मिसिंग हो चुका है। तो यहाँ पे जो एस्टीमेट है वो एस्टीमेट यहाँ पे मिसिंग किया है और इसी मिसिंग होने के कारण ही पहले से ही मार्केट में एक फॉलिंग देखने को मिला। क्या इस कारण के वजह से मार्केट में और भी ज़्यादा फॉल फॉल आ सकते हैं? तो मुझे वो सिचुएशन देखने को नहीं मिला। वो सिचुएशन जो देखने को मिला वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट। मैं अगर रिजल्ट शीट के ऊपर एक एक बार आपको लेके जाऊँ, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ तभी आपको क्लियर हो जाएगा सारे डिटेल्स। देखिए, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर सिर्फ रिजल्ट इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस कितना हुआ वो भी इम्पोर्टेंस है। जैसे देखिए, कंपनी का अगर नेट एनपीए के बारे में बात करूँ जो बहुत इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस है किसी भी बैंक के लिए। अगर पिछले सालों के एनपीए के बारे में बात करूँ तो 0.36 था, मतलब 0.36% था, और इस बार कंपनी के एनपीए बने 0.35 और पिछले क्वार्टर्स में था 0.34। सीधा-सीधा कहूँ कंपनी के एनपीए बहुत हद तक कंट्रोल में है। 0.35 का एनपीए का मतलब है एकदम ना के बराबर एनपीए। मतलब कंपनी मान के चलिए ₹100 मार्केट में लोन के हिसाब से दे रहा है और उनमें से अ मान के चलिए ₹100 लोन के हिसाब से दिया 3 व्यक्ति को, तो एक सॉरी 2 व्यक्ति को 50-50 रुपया करके लोन दिया। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इस 50-50 रुपया करके लोन दिया और बोला गया कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो 10% के अगेंस्ट में उसको वापस कितना करना होगा? ₹55। तो मान के चलिए 2 व्यक्ति अगर ₹55 करके वापस करें, तो मुझे कितना प्रॉफ़िट होगा? मुझे प्रॉफ़िट होगा ₹10 का, क्योंकि ₹110 मुझे मिलेगा। हुआ कुछ ऐसा कि मान के चलिए एक व्यक्ति ने ₹55 वापस तो किया, दूसरे व्यक्ति ने बोला कि मैं ₹55 वापस नहीं कर सकता, मेरे बिज़नेस में घाटा हो गया। तो मैं आपको ₹45 पूरा का पूरा सेटलमेंट के हिसाब से पेमेंट कर सकता हूँ। तो बाकी सोचिए, मुझे ₹55 मिला और उसके साथ-साथ ₹45 मिले दूसरे व्यक्ति से। तो कुल मिलाकर कितना मिला? कुल मिलाकर मिला ₹100। तो मेरा तो मिलना चाहिए था 110। तो ये जो ₹10 का मेरा घाटा हुआ, इसी को कहा जाता है एनपीए। तो इस एनपीए जितना कम होगा, उतना ही अच्छा है बैंक के लिए। तो यहाँ पे कम एनपीए बहुत कम है, तो एक गुड पॉइंट्स है। और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा, वो है कंपनी के ऊपर देखा जाए तो प्रोविज़न। तो प्रोविज़न कितना कंट्रोल में रखा वो देखना ज़रूरी है। देखिए, पिछले सालों की तुलना से इस बार प्रोविज़न ज़्यादा हुआ और ये भी एक कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर भारी भरकम सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि प्रोविज़न कई हद तक कम होना चाहिए।
जैसे मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया, उसी तरीके से एग्ज़ाम्पल को समझिए कि प्रोविज़न जितना ज़्यादा होगा, उतने ही बैंक के लिए खतरा बनेगा। तो पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा-सा प्रोविज़न कम हुआ, मगर पिछले सालों की तुलना से प्रोविज़न डबल हो गया। तो यहाँ पे एक दिक्कत वाला पॉइंट्स देखने को मिला और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ है। अगर मैं साल भर के डेटा देखूँ तो कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट में थोड़ा-सा वीकनेस दिखा, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में जिस तरीके से कंपनी सेल्स मेंटेन्स कर रहा था, उसको कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस तो दिखा, तो कोई बात नहीं, इस वीकनेस को कंपनी मतलब कॉन्फिडेंटली कम कम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कंपनी इसको रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा-सा आपको कंपनी को मेहनत करना होगा, तो कोई बात नहीं। सेक्टर वाइज़ कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी का वैल्यूएशन भी देखा जाए तो एकदम बराबर है, मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो जितना है उतना ही कंपनी का पी रेशियो है। मुझे सबसे बेस्ट लगा कंपनी का आरओई। किसी भी बैंक बैंक के लिए आरओई बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आरओई ठीक है तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स देखा जाए तो ठीक है। अभी कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर देखूँ तो कंपनी ने इस बार कितना लोन लिया। देखिए, हर साल कंपनी खुद के लोन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बार कंपनी करीबन-करीबन 12 लाख पच ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ के आसपास कंपनी लोन लिया, आप बोल सकते हैं। पिछली बार करीबन साढ़े 11 लाख करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल कंपनी ने अच्छा खासा लोन को भी बढ़ाया। उस हिसाब से कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। करीबन 3,32,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को एक अच्छा खासा फ़ायदा भी देते हैं और इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। जैसे देखिए, आप सोच रहे हैं कि चलो एफआईएस ने माल बेच बेच दिया, 51 से 47 हो गया, अराउंड 4% माल बेचा, तो वो 4% किसने खरीदारी की है? डीएस ने खरीदारी किया। ऐसे नहीं कि पब्लिक ने किया, पब्लिक के पास होल्डिंग जितना था उतना ही है, सिर्फ डीएस ने माल खरीदारी किया। मतलब अ, अगर आप डीएस को देखेंगे तो डीएस में किसने माल उठाया? आप देख सकते हैं एसबीआई। एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है, वो 4% के आसपास होल्डिंग को ऐड किया। उसी तरीके से एचडीएफसी भी माल ऐड किया। तो सोचिए, आईसीआईसीआई भी ऐड किया। तो जो दिग्गज बैंक है वही इसका माल उठाया। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी में स्ट्रेंथ तो है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी चलो चार्ट क्या बता रहा है जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखे। तो प्लीज़ इस चार्ट दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और हाँ, इस चार्ट देखकर ब्लाइंडली फॉलो मत करना। आप प्लीज़ स्ट्रैटेजीज को समझिए, प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए क्या स्ट्रैटेजीज में दम है, तभी काम करना। तो मैं जिस स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे यूज़ करूंगा वो है 52 वीक का हाई लो। आपको इंडिकेटर में जाना है, आपको लिखना है 52 वीक का हाई लो और याद रखिएगा, ये जो मतलब नेम है, इस नेम के हिसाब से आपको ऐड करना है। बहुत सारे 52 वीक का हाई लो दिखेगा, आपको इस नेम के हिसाब से ऐड करना है। ऐड करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, ऊपर एक लाइन दिखेगा, नीचे एक लाइन दिखेगा। ये दोनों लाइन का मतलब होता है, यहाँ पे 52 वीक का हाई का लाइन, यहाँ पे 52 का लो का लाइन। तो मैं काम कैसे करता हूँ, जब मान के चलिए 52 हाई से करेक्शन होकर 52 वीक लो तक इसको टच करेंगे, मतलब कहाँ पे टच किया, इस जगह पे। तो यहाँ पे टच करने का मतलब है, यहाँ पे एक पोजीशन मेरा पॉजिटिव दिखा। तो यहाँ पे से अगर रिकवरी करके फिर से वो बाउंस करके इस लेवल तक गए, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा, मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग दिखेगा। तो देखिए, रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट तो आया था इस दिन में, और रिजल्ट आने के बाद देखिए किस तरीके से रिकवरी कर रहा है। इसका मतलब रिकवरी जो मूड है वो शुरू शायद हो चुके हैं। तो शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में है, ये मार्केट है, यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन करना और 100% गारंटी के साथ कहना ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी संभव भी नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को मैं अगर बैक टेस्टिंग करके देखूँ, क्या सही में इसका दम है? क्या सही में स्ट्रैटेजीज़ में कुछ फ़ायदा मिला? देखिए, फाइनली इस जगह पे एक स्ट्रैटेजीज़ मैच किया था। तो देखिए, यहाँ पे तो ट्वे ऑलमोस्ट यहाँ पे टच करने के लिए गया था। आप इसको भी मतलब इस स्ट्रैटेजीज़ को भी ले सकते थे, मगर मैंने वेट किया फुल्ली टच करने का। तो यहाँ पे टच किया और इस टच करने के बाद 52 के लो से लेकर मैं 52 हाई तक अगर देखूँ, तो ओवरऑल 160 दिन में 41% का यहाँ पे जंप देखने को मिला। उसी तरीके से मैं अगर पीछे जाकर और भी डेटा को फ़िल्टर आउट करूँ, फाइंड आउट करूँ, देखिए, कोविड के टाइम में तो बड़ा फॉल हो गया, तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से काम किया वो भी मैं बताऊँगा। तो देखिए, फाइनली जहाँ पे टच हुआ, वहाँ से लेकर जो टारगेट पॉइंट दिखा तो ऑलमोस्ट कितना बने 23%, और वो भी कितना 1 साल में। तो मैंने क्या किया, जहाँ से इसका एंट्री पॉइंट बना, वहाँ से मैं नीचे मार्किंग किया 20% तक। तो 20% तक और भी जब गिरा, सॉरी, 20% तक और भी जब गिरा उसको मार्किंग किया, और वही मार्किंग लेवल से मैंने फिर से एक बार पोजीशन क्रिएट किया। मतलब 2 पोजीशन यहाँ पे क्रिएट किया। एक
फर्स्ट जो पोजीशन था उस पोजीशन में 23% का जंप दिखा और सेकंड पोजीशन में 55% का जंप दिखा। तो इसको मैं अगर दोनों को एक साथ जोड़ूँ और 55 प्लस 23 तो 78 होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 बार मैंने टेल लिया तो 39% गेन मिला और वो भी 1 साल में। तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से मैं स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप करता हूँ। अगर मैं और भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दूँ, तो आप इस तरीके से सीधा-सीधा बैक टेस्टिंग करके देखिए, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, स्ट्रैटेजीज़ में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है। हाँ, मैं हमेशा कहूँगा कि स्ट्रैटेजीज़ सब कुछ होता नहीं है, आपको उसके साथ-साथ कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखना पड़ेगा। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो ही काम बनेगा, तो ही बात बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 32% गेन तो 277 डेज़ में मिला। अगर मैं यहाँ से अगर करेक्शन देखूँ, क्या 20% तक करेक्शन हुआ था? अगर मैं टोटल ओवरऑल देखूँ 20% करेक्शन हुआ नहीं था। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से काम लेना पड़ा। तो और भी पीछे जाकर देखूँ, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रैटेजीज़ बने थे और इस स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुआ था और यहाँ पे पोजीशन एग्ज़िट पॉइंट बना था। 242 डेज़ में 69 का गेन। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को आप ढूँढते-ढूँढते आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी देखिए एंट्री पॉइंट कुछ इस जगह पे मिला और क्लोजिंग पॉइंट इस जगह में मिला। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लिया, मगर कंपनी ने ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस रिटर्न नहीं दिया, 17% और उसके बाद अगर मैं 20% और भी करेक्शन देखूँ, तो यहाँ पे मुझे सेकंड अपॉर्च्युनिटी मिला, जो अपॉर्च्युनिटी मुझे पहले जो रिटर्न मिला था, उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे कंपनी जनरेट करके दिया। तो यहाँ पे सेकंड जो टारगेट पॉइंट हुआ 48%, दोनों का अगर जोड़ दूँ तो 48 प्लस 17 तो डिवाइड बाय 2 तो ऑलमोस्ट 32%। तो कितना दिन टाइम लगा? अगर टोटल टाइम ऑफ पीरियड को मैं देखूँ 467 और 347 तो 467 प्लस 37 तो इसको अगर मैं डिवाइड 2 करूँ तो 400 दिन में 37% का गेन मिला। इससे बढ़िया बात मेरे लिए कुछ भी हो नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। आप स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्टिंग करिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत करिए क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि हाँ, स्ट्रैटेजीज़ में 100% प्रॉफ़िट होगा। ऐसे होता नहीं है। कभी-कभी मुझे भी लॉसेस झेलना पड़ता है और आपको भी अगर काम करना है, तो एक बार आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।